अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी देख रहे थे। पहले ये बताओ तबियत सेट है, सारे बच्चों सेट हो, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। जो लास्ट क्लास में हमने बातें की थी वो सबने घर जाके थोड़ी सी घर में ही, खैर बहरहाल आप लोग तो इसको रिवाइज किया था नहीं, दोबारा हफ्ते से स्टार्ट होने से पहले। यस, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई, सेट है सब। हाँ चलो, ये तो अच्छी बात है। रेगुलर बेसिस पे रिवीजन चलता रहेगा, काम हमारा आसान हो जाएगा। अगर हम रेगुलर बेसिस पे रिवीजन नहीं करेंगे ना तो भूल जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, मुख्तलिफ और सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, ये वो सारी चीज़ें पढ़नी है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, रिवीजन का इतना सारा अमाउंट जमा हो जाएगा कि फिर बड़े मसले होते हैं। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। बहरहाल वी वर टॉकिंग अबाउट लाइक इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और हमने कुछ बातें पढ़ी थी, कुछ बातें समझी थी। लास्ट क्लास में हम लोग जेनेटिक्स यानी हेरिडिटरी फॉर्म तक पहुंचे थे, और हम जेनेटिक्स की कुछ बातें कर रहे थे। मैंने अपनी भी एग्जांपल दी थी, मैं जर्नल भी कुछ बातें की थी कि हमारे पास हेरिडिटरी है, जेनेटिक्स कैसे काम करती है, एंड हाउ लाइक व्हाट इज एक्चुअली जेनेटिक्स। हम हेरिडिटरी मटेरियल को तो बाद में समझेंगे कि हेरिडिटरी आती किस वजह से है, लेकिन हमने सिर्फ इतनी बात की थी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को, यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स से यानी फादर और मदर, इनसे जो बच्चों में कैरेक्टर्स आते हैं, चिल्ड्रन के अंदर कैरेक्टर्स आते हैं, वो सारे के सारे आपके पास हेरिडिटरी कहलाती है। एंड इट्स स्टडीड अंडर द हेडिंग ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर इसको पढ़ा जाता है। समझ रहे हो बात को। अच्छा, उसके बाद एक और ब्रांच है बायोलॉजी की जिसको हम डेवलपमेंट बायोलॉजी का नाम देते हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी से आपको पता है कि देखो, हम जब बनते हैं, यानी हम तमाम ऑर्गेनिजम्स, आप लोगों ने 8वीं पढ़ी होगी इस बारे में, हमारे पास होता है एक अदद स्पर्म और एक होता है ओवम। ऐसे ही है ना, स्पर्म और ओवम की फ्यूजन से हमारे पास बनता है जाइगोट। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं बच्चों? ऐसा ही होता है ना, स्पर्म और ओवम की कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक जाइगोट बनता है, ऐसा ही है ना। अब ये जाइगोट होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हम सब पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे ना, तो अब उसके बाद इतने बड़े से जो ऑर्गेनिज्म बन गए सारे के सारे, ये इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म जो बना है, इसकी डेवलपमेंट हुई है। जाइगोट के बाद हमारे पास बनता है एम्ब्रियो, फिर बनता है फीटस, फिर बनता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पूरा चाइल्ड होता है, बेबी होता है, बनता है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, उससे फिर फीटस का बनना, और उससे फिर आपके पास बेबी की बर्थ होना, ये पूरी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं फ्रॉम अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म टू दिस बड़ा ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर, इस सब को हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, एम्ब्रियो एंड देन सो फोर्थ, जो आगे के जितनी भी हमारे पास मराहिल होते हैं। तो ये डेवलपमेंट बायोलॉजी हो गई आपके पास 8th ग्रुप, 8 आपके पास टाइप या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, आजकल बहुत मशहूर है। बाहर के मुल्कों में तो एनजीओज काम कर रही हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी के ऊपर, कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मसले मसाइल अलग अलग किस्म के हो रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा जी, वो एंटार्क्टिका जो आइसबर्ग्स हैं वो सारे मेल्ट हो रहे हैं, और समंदर जो है वो क्या लेवल बढ़ता जा रहा है। और एक मज़े की बात आपको बताऊं, आपको शायद पता ना हो, आप लोगों को कोरोना वायरस को तो पता है ना, कि कोरोना वायरस के बारे में कहते थे कि वो किसी बंदे ने चमगादड़ खा ली थी, पता नहीं क्या कर लिया था उसने, और उसके बाद जो है वो कोरोना वायरस दुनिया में फैल गया। तो मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा ख़तरनाक एस्पेक्ट ये है कि क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जो आइसबर्ग्स और जो बर्फ़ के बड़े बड़े पीसेज हैं ना, जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हैं, ये मेल्ट हो रहे हैं। आप बोलो इससे क्या होगा सर, पानी तो बढ़ेगा। अच्छा है कराची में थोड़ा पानी वानी आ जाएगा, कराची में तो वैसे ही पानी की कमी है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये होता है कि हमारे पास अभी रिसेंटली एक परमाफ्रॉस्ट एक चीज़ होती है। डू यू नो व्हाट परमाफ्रॉस्ट इज? परमाफ्रॉस्ट उस लेयर को कहते हैं जो मिट्टी के बिल्कुल नीचे, मिट्टी की पतली सी लेयर होती है, उसके नीचे कई कई इंचेस के हमारे पास जो है ना वो बर्फ़ के, यानी कह लो कि लेयर्स मौजूद होती है, फ्रोजन लेयर होती है बर्फ़ की, मिट्टी के बिल्कुल नीचे। ये समटाइम्स पूरी पूरी लेयर्स होती हैं आपके पास, बर्फ़ की भी जो मिट्टी की लेयर होती है पूरी बर्फ़ बन चुकी होती है, इतने टाइम तक उसकी बर्फ़ पड़ी होती है, उसके हालात ख़राब हुए होते हैं, उसमें बर्फ़बारी होती है, ठंड हुई होती है उसके बाद।
अभी रिसेंटली परमाफ्रॉस्ट यानी जो फ्रोजन लेयर है एंटार्क्टिका की, वहां से साइंटिस्ट ने कुछ मीटर्स गहरे एक पोर्शन निकाला ड्रिलिंग करके। जो पोर्शन ड्रिल करके निकाला उसके अंदर कोई बहुत प्री हिस्टोरिक वायरसेस थे, बहुत पुराने वायरसेस थे प्री हिस्टोरिक, जो फ्रोज हो गए थे। और वायरसेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर ये देखोगे ये चीज़ कि वायरसेस जो हैं वो काफ़ी अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं इन अ डॉर्मेंट कंडीशन, ऐसी सोते हुए कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। अब हमारे पास हुआ क्या कि जब उन्होंने वो वायरस एक्सट्रैक्ट किया और वायरस को दोबारा अच्छी कंडीशन थी तो वायरस जाग गया। वो वायरस जो 10,000 साल से फ्रीज हुआ था वो आपके पास दोबारा वापस एक्टिव हो गया। हमें नहीं पता वो कैसी बीमारियां फैला सकता है। यू नो व्हाट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, या आपके पास वो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि अगर आपके पास कोई ऐसे वायरसेस हैं जो फ्रीज हुए हैं ना एंटार्क्टिका में इधर उधर आइसबर्ग्स वगैरह के अंदर, तो ये वायरसेस आपके पास वापस दोबारा हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन सकते हैं और ये हमारे ह्यूमन बॉडी के साथ इंटरेक्ट करके कई सारी बीमारियां फैला सकते हैं जिसका हमें अभी तक पता नहीं कि बीमारियां कैसी हैं, हम उससे इम्यून होंगे भी कि नहीं होंगे हमें ये भी नहीं पता। ये भी कुछ 2 हफ्ते पुरानी की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। अच्छा, तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने इन्वायरमेंट का पता चलता है कि हमने इन्वायरमेंट को किस तरह से बेहतर बनाना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि और जो ऑर्गेनिजम्स बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी। तो रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स, इसकी स्टडी करते हैं हम कि किस तरह से बर्फ, किस तरह से आपके पास हवा, पानी, मिट्टी, ये तमाम जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं ये कैसे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको इम्पैक्ट कर सकते हैं, अच्छे अंदाज में बुरे अंदाज में। समझ रहे हो ये बात को? तो ये सारी बातें हम पढ़ रहे होते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर, और ये बहुत अच्छी साइंस है। अगर आप में से कभी किसी का दिल चाहे कि यार हमने आगे जाके MBBS नहीं करना, वी नीड टू गो इन सम अदर फील्ड जो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो, तो आप उस फील्ड को भी ऑप्ट कर सकते हो। जहाँ तक हसन का सवाल है कि सर डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में बता दीगा, तो मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में बताया था अभी कि स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होते हैं तो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट, हम सब एक जमाने में जाइगोट थे सिंगल सेल। अब ये देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म खड़ा हुआ है आपके सामने, बैठे हुआ अपने घर में, मल्टी सेलुलर। ये जो सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया, इसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं। यानी वी स्टार्ट विद अ जाइगोट, देन वी गो ऑन टू एन एम्ब्रियोनिक स्टेट, फिर एक फीटस स्टेज और फिर एक बॉडी यानी बेबी आपके पास पूरा फॉर्म हो जाता है। ये डेवलपमेंट हो रही है ना जाइगोट से लेके पूरी इतने बड़े ऑर्गेनिज्म तक की, ये हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक ऑल दिस स्टफ। टोटल ब्रांचेस की बेटा, ब्रांचेस तो बायोलॉजी की बहुत सारी, हमारे पास तो बहुत कम लिखी है, हमारे पास तकरीबन 12, 14, 15 कुछ ब्रांचेस है, ज्यादा नहीं है ब्रांचेस, लेकिन है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी बहुत ज्यादा, ये बात याद रखिएगा। बहरहाल मूविंग ऑन, पेलियोंटोलॉजी, फॉसिल्स की स्टडी, ये भी ब्रांच है बायोलॉजी की। आप सबको पता होगा डायनासोर्स के बारे में पढ़ते रहते हैं मुख्तलिफ चीजें, तो ये पेलियोंटोलॉजी के अंदर आ जाती है आपके पास ये वाली फील्ड जो है। Paleontology is what? Paleontology is the branch of biology which deals with prehistoric records of organisms. Prehistoric, पुराने जब ऑर्गेनिज्म जो मर चुके उनकी हड्डियों को पढ़ना, यह आपके पास पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। अब मैं एक सवाल पूछने लगा हूं, जरा मुझे सवाल का जवाब देना। सब मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं एक सवाल पूछने लगा हूं, जाग रहे हो ना सब? मैंने क्या कहा, पेलियोंटोलॉजी क्या है या पेलियोबायोलॉजी क्या है कि हम पुराने ज़माने के ऑर्गेनिजम्स की हड्डियां और उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, तो पेलियोंटोलॉजी बनता है। ठीक है ना? मुझे बताओ पिरामिड्स की स्टडी पेलियोंटोलॉजी कहलाएगी? पिरामिड जानते हो ना, वो जो मिस्र के अंदर रखे हैं आपके पास, वहाँ मम्मियाँ रहती हैं, तो वो पेलियोंटोलॉजी कहलाएगा या नहीं? यस और नो? अच्छा, फातिमा कह रही यस, अच्छा मुगीज कह रहे हैं नो, हसान कह रहे हैं नो। अच्छा, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है यहाँ पर? मुझे इसका जवाब चाहिए, रीजन, आई वांट द रीजन। यस बोलने वालों ने यस क्यों, अंशरा भी कह रही है यस बोलने वालों ने यस क्यों बोला और नो बोलने वालों ने नो क्यों बोला? भाई एक एक करके रीजन देते जाओ मुझे, ये तो बड़ी बेहतरीन बात हो गई। हाँ, अब्दुल आदि भी कह रहे हैं सर ये यस होना चाहिए आंसर। अब्दुल आदि कह रहे हैं सर यस होना चाहिए। अब यस वाले अपना रीजन देंगे और नो वाले अपना रीजन देंगे, लेट्स सी कि आपके पास कौन पहुंचता है सही कंक्लूजन तक। सर अंशरा कह रही है कि पिरामिड जो है ना वो हिस्ट्री का पार्ट है, हैदर भी कह रहे हैं यस, तौहीद भी कह रहे हैं यस, तो ये होना चाहिए पेलियोंटोलॉजी, तो हिस्ट्री का पार्ट है। सो वी आर गोना लाइक कंसिडर देम एज अ पार्ट ऑफ पेलियोंटोलॉजी और पेलियोबायोलॉजी। अच्छा, ओके। अंशरा ने जवाब दे दिया। जो नो वाले थे उन्होंने नो क्यों कहा? क्योंकि पिरामिड में फॉसिल नहीं होते। ओ यस, मुगीज ने यहाँ पर बात की, मुगीज ने कहा
सर चूंकि पायरामिड्स में फॉसिल नहीं होते इस वजह से जो है वो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ लुक एट दिस वेरी क्लोजली। देखो इंसानों की जो रिमेन्स है ना, इंसान मिसाल के तौर पे, इंसानों के रिमेन्स कैसे, इंसानों ने कोई बिल्डिंग बना दी, इंसानों ने, अगर आप पायरामिड कभी किसी का इजिप्ट वगैरह जाना हुआ ना तो वो पायरामिड के अंदर अगर जाके देखे तो पायरामिड में आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। वहाँ पर आपके पास एक ताबूत जैसी चीज़ रखी हुई होती है जिसके अंदर के ज़माने में मम्मी रहती थी, उसको दफनाया हुआ था हमने। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ज्वेलरी रखी होती है, हमारे पास उनके मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिफैक्ट्स, कुछ वाज रखा हुआ होगा, कोई कुर्सी रखी हुई, वही किसी ज़माने में मम्मी जब लाइक बादशाह था वहाँ का तो वो बैठा करते थे उसके अंदर, वो बेहतरीन किस्म का अंदर जो स्टैचूज़ रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, दे आर नॉट फॉसिल्स, ये इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं और ये पिरामिड भी इंसान का बनाया हुआ है। आपके पास जो है वो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें उसने अपने जो भी कुछ बनाया हुआ है, कॉफिन बनाए हुए थे, सब कुछ बनाए हुए थे, तो वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन से रिलेटेड हैं, जो इंसानों ने बनाई हुई होती हैं, उसको हम पैलियोंटोलॉजी नहीं कहते, उसको पता है क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्कियोलॉजी एंड पैलियोंटोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की हड्डियां, खास तौर पे जानवरों की हड्डियां, पौधों के पुराने रिमेन्स को पढ़ने का नाम पैलियोंटोलॉजी है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस की बनाई हुई चीजें, इवन की ह्यूमंस की हड्डियां भी अगर हमें किसी ऐसी जगह से मिल रही हैं जो कि आपके पास कोई ग्रेवयार्ड था या कोई आपके पास ऐसी जगह थी जहाँ पर दफनाया जाता था, तो उसको हम पैलियोंटोलॉजी में शुमार नहीं करते, हम उसको आर्कियोलॉजी में शुमार करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पैलियोंटोलॉजिस्ट अलग इंसान होता है और आर्कियोलॉजिस्ट एक अलग इंसान होता है, क्योंकि दोनों की फील्ड्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो सारे के सारे बच्चे? तो ये डिफरेंस याद रखना, ये डिफरेंस ना भूलना। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? चलो गुड हो गया। ओके 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 ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। आप में से बायोटेक्नोलॉजी अभी तक किसी ने देखी है कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे होती है, क्या काम होता है इसका? बायोटेक्नोलॉजी किसी ने एक्सपीरियंस किया? देखो लिखने वाली चीज तुम्हें लिखी हुई है, मैन्युपुलेशन ऑफ जीन्स इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। मैन्युपुलेशन का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, उल्टा सीधा कर देना। बायोटेक्नोलॉजी आज तक किसी ने देखी पढ़ी है कभी? एक्सपीरियंस किया किसी ने कोई जिंदगी में ऐसी चीज कि जहां पर बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई हुई हो? कोई एक्सपीरियंस किया आज तक? नहीं किया एक्सपीरियंस? ओके ओके। अच्छा, मैं जब छोटा था ना तो आई वॉज इन क्लास 7, ये बात है तकरीबन 2006-07 की। अब वाहिद कह रहे हैं कि वाहिद ने देखा है या पता नहीं पढ़ा है शायद, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में बायोटेक्नोलॉजी कहाँ इस्तेमाल हुई, कहाँ इस्तेमाल हुई बायोटेक्नोलॉजी वहाँ पर। चलो उसको भी डिस्कस करते हैं। मैं ज़रा आपको अपना वाक़या बताता हूँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा सुन के। इससे पता चलता है कि सराइसी बैक्टीरियन माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया और उसको बायोटेक्नोलॉजी का ताल्लुक है। पहले बायोटेक्नोलॉजी समझ लो क्या होता है। हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं, जीन से मेरे बालों का कलर, मेरे बालों का टेक्सचर, मेरी आंखों का कलर, मेरे स्किन का कलर, मेरी हाइट, सारी चीज़ें मुझे मेरे यानी कह लो कि जीन्स सेट कर रहे होते हैं, जीन्स सारी चीज़ सेट करते हैं, ठीक है ना। जीन्स के साथ छेड़छाड़ कर देना, उनको ऊपर नीचे कर देना, ये क्या बन जाता है? या क्यों बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा था, मैंने आई वाज इन क्लास 6 या क्लास 7, 2006-07 की बात है ये। तो उस जमाने में हमारे पास, आप लोगों ने शायद देखा होगा, पोकीमोन एक कार्टून आता था, अभी भी आता है, नए सीजन आ रहे होते हैं उसके। एक ज़माने में पोकीमोन कार्ड्स बड़े मशहूर हुए थे, बच्चे खेलते थे उसको ना, और वो पीकाचू होती थी उसके अंदर इस तरह से। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, तुम लोग तो मेरे ख्याल में उस ज़माने के हो। ये अपना क्या आता है आजकल के ज़माने में, पता नहीं आजकल मशहूर क्या है। तुम लोग तो मनी हीस्ट और ये इस तरह की चीज़ों के, यस यस, ये देखो अंशरा ने मेरी बात पकड़ ली फ़ौरन। यस, म्यूटू उन्होंने जो बनाया था वो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाया था। उन्होंने एक पोकीमोन को इस्तेमाल किया था, म्यू जो छोटा सा पिंक कलर का क्यूट सा पोकीमोन है, किसी ने नहीं देखा तो देखना इसको जाके। यस, म्यू क्यों, वेरी गुड भाई। अंशरा ने तो भाई एनिमे देखे हुए हैं, वो कुछ हैं बच्चे जिनको शौक होता है एनिमेज वगैरह का, वो देखे होंगे वो सॉली। तो आपके पास क्या हुआ कि उन्होंने जो टीम रॉकेट्स थे वो उनकी जो टीम थी वो एक, उन्होंने आँख का कोई प्यूपल या हेयर कोई स्ट्रैंड जो था वो म्यू का उनको मिला, और उससे उन्होंने म्यूटेशन करके उसके जीन्स को मैनिपुलेट किया, बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, और उन्होंने एक नया पोकीमोन बना लिया था विच वॉज म्यूटू, जो उनके अपने जो है ना वो सर पड़ गया था, आगे गले पड़ गया था वो।
वो सब तबाह करके चला था। वेरी गुड, अंशरा को आइडिया है इन सारी चीज़ों का। तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई वाज इन क्लास 6 और 7 जब मैंने एक कार्टून देखा था और मुझे पता चला कि भाई जीन जैसी चीज़ें होती हैं और बायोटेक्नोलॉजी ऐसी होती है वैसी होती है, इस तरह की बातें होती हैं। तो बताने का मकसद क्या, देखो इस वक्त पोकेमॉन की तशहीर नहीं कर रहा कोई, मेरे को शेयर्स वगैरह नहीं है पोकेमॉन के कार्टून के अंदर कि मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ तो बोल रहा हूँ कि तुम लोग देखो तो उससे जो रेटिंग बढ़ेगी तो मुझे पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बताने का मकसद ये कि जब आपने इरादा किया हमें ना साइंस की फील्ड में जाने का, मेडिकल की फील्ड को आगे कंटिन्यू करने का, तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आप अपने अतराफ़ में चाहे कोई कार्टून हो, चाहे कोई मूवी हो, चाहे कोई कॉमिक हो, चाहे कोई बुक हो, चाहे कोई नॉर्मल कोई फिनोमेना हो, उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मतलब की साइंस कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। आम तौर पे जिस ज़माने में था, अब तो खैर एडवांसेस हो गई बहुत ज़्यादा फील्ड साइंस की भी, किताबों के अंदर भी। हमारे यहाँ 6-7 क्लास के बच्चों को DNA का भी नहीं पता होता वो क्या होता है, लेकिन चूंकि इंटरेस्ट था, कार्टून में एक चीज़ देखी, उसको समझने की कोशिश की वो क्या होता है, तो इस लेवल तक पहुंचा कि हाँ भाई बायोटेक्नोलॉजी कोई चीज़ होती है, DNA कोई चीज़ होती है, जीन्स कोई चीज़ होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलवेज लाइक try to think critically about the topics you are actually watching on TV, और जो पढ़ रहे हो आप कभी इंटरनेट वगैरह के आर्टिकल्स के अंदर, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है इन सारी चीज़ों से। बहरहाल तो मैं यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का बता रहा था। बायोटेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या होता है, एक गाय थी, उसके अंदर उसने मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी दे रही थी वो, ठीक है ना, कोई गाय थी उसने मिल्क प्रोडक्शन अच्छी दे रही थी। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसके बच्चे भी जो है ना और इसकी पूरी नस्ल सारी अच्छी मिल्क प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक होंगे ना। सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स कब अपलोड होंगे, मुझे नोट करने हैं सर। कोई इशू नहीं, अभी मैं यहाँ पर एडमिन वाले से बात कर लूँगा, वो आपको बता देंगे। मैं अभी उनसे पूछ लूँगा, वो आपको क्लियर कर देंगे। वरना आपने कुछ नहीं करना होता, आपको जो छाजाओं का नंबर की मैंने ना, यू जस्ट हैव टू गो एंड गिव देम अ कॉल, वो डायरेक्ट फ़ोन उठाते हैं आपका। वरना मैं अभी पूछ के भी कंफर्म कर दूँ, टेंशन नहीं लो, क्लास खत्म होने से पहले पूछ के बता दूंगा आपको, या क्लास खत्म भी हो जाएगी तो आपको चैट बॉक्स के अंदर मैसेज टाइप कर देंगे कि आप इनसे कांटेक्ट कर लें या इस दिन तक हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल रिलैक्स रहना होता है, ठीक हो गया ना। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास मिसाल के तौर पर एक गाय है, उस गाय को मैं ये कह रहा हूँ कि उसके में मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है, ज़्यादा उसमें मिल्क बनता है, ज़्यादा मीट बनता है ना। आई वांट दैट थिंग कि वो मिल्क ज़्यादा बनाए, मीट ज़्यादा बनाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके जीन्स को ट्रांसप्लांट कर दूंगा दूसरे ऑर्गेनिजम्स, दूसरे गाय वगैरह के अंदर, उनके बच्चों में, ताकि वो भी ज़्यादा मिल्क देने लगें, वो भी ज़्यादा मीट देने लगें। दिस इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। आई एम यूजिंग बायोलॉजी थ्रू टेक्नोलॉजी, जिससे मुझे रिजल्ट बड़े बेहतरीन किस्म के मिल रहे हैं, बट ये खतरनाक भी हो सकता है आपके लिए कई सारी चीज़ों में। तो अंशरा ने कहा ट्रांसफरिंग ऑफ जीन ऑफ बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर। यस, मेरे लिए बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक जो था वो मिल्क प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन था उस गाय का, उसके जीन मैंने सब में ट्रांसफर करवा दिए कि भाई अब सब एक जैसा मुझे जो है ना वो खाना पीना दे रहे होंगे। तो दिस इज व्हाट वी डू इन बायोटेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में तो इतना नहीं बढ़ रही इसकी टेक्नोलॉजी, बाहर के मुल्कों में तो इसने आग लगाई हुई है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल बायोलॉजी या सोशियो बायोलॉजी। सोशल बिहेवियर्स कैसे हैं, आमतौर पे साइकोलॉजी जो होती है ना वो भी इसी की ब्रांच होती है, और सब बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ने का बहुत शौक होता है, क्योंकि वो नेटफ्लिक्स पे मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं और नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उनको शौक हो जाता है कि भाई हमें भी साइकोलॉजी करनी है और रिवर्स साइकोलॉजी करनी है, और वो शेरलॉक होम्स के फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं और इस तरह की चीज़ें देखते हैं, तो उनके दिमाग में आता है। तो सोशियो बायोलॉजी इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ थिंग जो कि आपके पास साइकोलॉजी से रिलेटेड है। वाहिद कह रहे हैं सर बायोटेक्नोलॉजी को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, तकरीबन एक ही चीज़ें दोनों। लोग आमतौर पे इसको दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये एक ही चीज़ है, दोनों में सेम काम हो रहा है। जीन्स की छेड़छाड़ करनी है आपने और उससे अपने मतलब की चीज़ें बनानी होती है। समझ रहे हो मेरी बात को। मूविंग ऑन। तो सोशियो बायोलॉजी इज ऑल लाइक साइकोलॉजी, जिसमें आप इंसान की नफ्सियात को, इंसान का इंटरेक्शन कैसा है दूसरे इंसानों के साथ। हम कहते हैं ना साइकोपाथ और सोशियोपाथ कुछ लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारी जो हैं वो सोशियो बायोलॉजी में पढ़ी जा रही होती है। आप में से कितने लोग इंट्रोवर्ट्स हैं, जानते हो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट्स को, ये क्या होते हैं, ये कौन लोग होते हैं? सुना होगा आप लोगों ने, फेसबुक के ऊपर तो पेजेस पे चल रहा होता है, पूरे पूरे ग्रुप बने होते हैं, अ ग्रुप वेयर वी प्रिटेंड टू बी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट्स ग्रुप वेयर वी प्रिटेंड टू बी, इस तरह की चीज। एक्सट्रोवर्ट वो बंदा होता है जिसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में मजा आता है। एक्सट्रोवर्ट वो बंदा होता है जिसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, बातचीत करने में, घूमने फिरने में, पार्टी में जाने में, शादी वादी में, फंक्शन में जाने में कोई टेंशन नहीं होती, बड़े जल्दी दोस्त बना लेते हैं और बड़ा उनको ना घूमने फिरने का शौक होता है, घर से बाहर निकलने का शौक होता है। इंट्रोवर्ट्स, इनका मतलब होता है अंदर,
इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो बड़े शर्मीले होते हैं, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, कम्युनिकेशन उनकी इतनी अच्छी स्किल्स नहीं होती, और पसंद करते हैं कि भाई हमें अपने घर में रहना है। आमतौर पे इंट्रोवर्ट्स को किताबें पढ़ने का शौक होता है, या उनको पूरे दिन गेम्स खेलने का शौक होता है, गेम्स खेलते रहते हैं बैठ के, वीडियो गेम्स। लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते, ज़्यादा घर से बाहर भी नहीं निकलते। इस तरह से होता है ना बहुत सारे लोग। तो हमारे यहाँ ये सारे इस तरह के जो हमारे लोग जो हैं वो, ये हमें लोगों की मुख्तलिफ साइकोलॉजीज मिलती हैं। तो ये सारी जो बिहेवियर है कि कोई बंदा एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, तो उसकी किस तरह से वो अपनी वाइब्स जनरेट करेगा, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, कैसे लोगों से इन्फ्लुएंस होगा, ये सारी चीज़ें हम सोशियो बायोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम यू कैन लुक इनटू दिस टॉपिक, आपका दिमाग फॉरन एग्जाम्पल पे जाए और आप फॉरन बात को क्लिक कर लो, अच्छा हमने ये बात की थी, इसमें ये एग्जाम्पल यूज की थी। ठीक हो गया? अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं लास्ट की 3 ब्रांचेस की। एक ब्रांच हमारे पास है, इसको हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स होते हैं ना, पैरासाइट्स में क्या क्या आ जाता है? लीच, पैरासाइट में आता है टेप वॉर्म्स, वो जो कीड़े होते हैं हमारे स्टमक के अंदर बच्चों के पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन वगैरह में। अच्छा, इसके अलावा आपके पास और क्या होता है? वो जुएं, ठीक है। और एग्जाम्पल दो किसी पैरासाइट की, जल्दी से एग्जाम्पल दो किसी पैरासाइट की। पैरासाइट वो होता है जो दूसरे पे डिपेंड करता है, उसका खून चूसता है, खाना खाता है उसके पास से, और साइड पे हो जाता है। आमतौर पे पैरासाइट की दुआ ये होती है कि उसका जो होस्ट है ना, जिस पे वो गुजारा कर रहा है, उसको कभी कुछ ना हो, क्योंकि जिस दिन होस्ट मर गया या होस्ट को कुछ हो गया तो आपके पास पैरासाइट भी खत्म है। प्लाज्मोडियम की एग्जांपल दी मुगीस ने, फातिमा ने मॉस्किटो की एग्जांपल दी, भी एक तरीके से पैरासाइट ही कह लो चलो इसको, कि ये भी आपका खून पी पी के गुजारा कर रहा होता है। अपने किसी दोस्त का नाम तो लो भाई, क्या हो गया तुम्हारे, तो हम दोस्त भी तो ऐसे मिल जाते हैं आजकल के, जो गुजारा कर रहे हैं आपके ऊपर, लंच मांग मांग के हैं, खून पी रहे हैं आपका, आपको सामने शो करते हैं कि आपके अच्छे दोस्त हैं, बट वो पीछे से छुरा मार के चले जाते हैं जब उनको कोई मफाद निकालना होता है अपना। लाइक मॉस्किटो है ना, नाम हम नहीं लेते ना भाई, दोस्त वोस्त आपके इसमें बैठे होंगे ग्रुप के अंदर, देखेंगे फिर वो नोट कर लेंगे यार ये फिर मसला हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों को भी याद रखो इसके अंदर, तो सो कॉल्ड दोस्त हैं आपके, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो पैरासाइट। तो पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और प्लांट्स के भी पैरासाइट्स होते हैं, और मुझे उम्मीद है आप में से बहुत कम लोगों ने प्लांट्स के पैरासाइट देखे होंगे। आप लोग तकरीबन कितने लोग कराची के हो? आप लोग कितने लोग कराची के हो यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर? तकरीबन एक हैं तकरीबन, हाँ अच्छे खासी लोग हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग जो है वो नीपा चौरंगी के पास आए हो? नीपा चौरंगी के पास, नीपा चौरंगी देखिए आप लोगों ने, जो मेन बीच में हब बना हुआ है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ रोड जाती है। हाँ नहीं, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने ये एरिया देखा है ना, वहाँ पर मैं उनको बताऊंगा कि वो प्लांट का पैरासाइट कहाँ पर मिलता है। सिंध में तो मोस्ट प्रॉब्ली इंटीरियर सिंध में भी मिल जाएगी बहुत सारी। यस, एनएडी यूनिवर्सिटी की रोड देखी, वेरी गुड। नीपा से जैसे आप आगे चलना शुरू करते हो यूनिवर्सिटी की तरफ, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, उनको जरा नोट करते हुए जाना। अच्छा, ये जौहर की साइड पर भी आपको मिलेगा, येलो कलर के बेल होती है जिसको हम कस्क्यूटा कहते हैं। वो येलो कलर की बेल आपको दरख्तों के ऊपर नजर आएगी पूरे, और दरख्तों की बुरी हालत की हुई है उसने, वो दरख्तों के ऊपर होती है, उसको कस्क्यूटा कहते हैं। वो बड़ा साफ नजर आ जाएगी। वैसे तो इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तस्वीर मिल जाएगी, लेकिन लाइव तस्वीर जो पैरासिटिक प्लांट की है ना, वो आपको मिल जाएगी। खास तौर पे उन लोगों से बात करूँ कि मैंने खुद देखी है, तो इस वजह से मैंने निशानदेही की है ऐसे लोग ऐसी इस चीज़ की, कि बिल्कुल जब आप नीपा पे खड़े हो, नीपा से यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जा रहे हो ना, तो आपको अतराफ में राइट लेफ्ट पे जब आप जितनी पेड़ लगे हैं उनको देखते जाना, उनको येलो कलर के एक जाल सा लगा हुआ होगा। वो जाल बेसिकली एक पैरासाइट होता है, पैरासाइटिक प्लांट होता है वो, उसको कस्क्यूटा कहते हैं, CUSCUTA, कस्क्यूटा। वो उसमें कोई पत्ते नहीं होते, उसमें कोई फूल नहीं होता, वो ऐसी ग्रो करता है, बड़ा बड़ा होता जाता है। जहाँ से कहीं ब्रेक हो जाएगा वो, तो वहाँ से दूसरे उसकी शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी, और वो आपके पास पौधों के ऊपर लगा हुआ होता है और उनसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह छीन रहा होता है। तो पैरासाइट सिर्फ इंसानों के नहीं, पौधों के भी हैं। सर ये में भी, ये ओशन में भी होते हैं। ओशन में कस्क्यूटा नहीं, ओशन में पैरासाइट्स तो होते हैं, लेकिन कस्क्यूटा ओशन में कैसे हो सकता है? वो तो दरख्त है। वो कौन सा दरख्त है? मुझे बताना, इशारा देना, या नाम सर्च करके मुझे बताना, तो इसको देखेंगे, विल लुक इनटू इट, क्या चीज़ है।
फार्माकोलॉजी, जो बच्चे एमबीबीएस बीडीएस में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं आमतौर पे, वो इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, एक बड़ा बहुत ही ये एक कह लो कि ऑनेस्ट मैं आप लोगों को एक मशवरा देने लगा हूं। फार्माकोलॉजी क्या होती है? जितनी दवाइयां आप खा रहे हो ना, एनी दवाई जो आप उठा लो, चाहे वो मिनरल कोई दवाई हो या वो आपके पास विटामिन्स की कोई गोली हो, चाहे वो आपके किसी भी किस्म फार्मेसी से रिलेटेड कोई चीज होगी, वो फार्माकोलॉजी वाले पढ़ रहे होंगे। फार्मासिस्ट होते हैं ये लोग, इनको कहते हैं ड्रग डीलर होते हैं, सफेद कोट वाले ड्रग डीलर। ड्रग्स ही है ना सारी चीजें ये, ठीक है ना। पेनाडॉल हो गई, पैरासीटामोल हो गई, ऑगमेंटन हो गई, क्या कुछ हो गई, ये सारे लोग डील करते हैं। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये लोग ये जो फार्मासिस्ट होते हैं, ये डॉक्टर से ज्यादा अच्छी जॉब कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये कि डॉक्टर भी इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना, फार्मासिस्ट के ऊपर। भाई डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपको बताएगा, अच्छा भाई आपको गुर्दे का मसला है, अच्छा आपको फेफड़ों का मसला है, अच्छा आपको जो है ना पित्ता खराब हो गया है, आपको गला खराब है, वो आपको दवाई देगा। दवाई के लिए आपने किसके पास जाना है? इनके पास जाना है। अब जीएसटी हो गई, फाइजर हो गई आपके पास, और पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज हो गई, एबट वेबट हो गई, सारी फार्माकोलॉजी की कंपनीज हैं। फार्मासिस्ट इसको चला रहे होते हैं। तो एनीवन हु इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ ड्रग्स से मुराद यहाँ पर वो नहीं है हीरोइन, निकोटीन, कोकेन वगैरह नहीं है यहाँ पर आपके, ये स्मार्टन डाउ वगैरह। तो ये ड्रग्स से मुराद आपके पास जो है दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ हम आमतौर पर इस्तेमाल कर होते हैं। तो ये वो कर सकते हैं। वो बच्चे जिनका एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं होता, ये सेकंड फील्ड होती है जो वो आमतौर पर चूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, हाई क्या चीज, मतलब वो पेमेंट ज्यादा उनको मिल रही होती है। उसकी वजह है कि सारी चीजें तो इन्हीं के पास से जा रही है ना। कोरोना के ज़माने में जब पूरी दुनिया के अंदर सारी कंपनियां बंद हो गई थी, मतलब डॉक्टर्स वगैरह की जाने भी जा रही थी, बेचारे वो मरीज बन रहे थे और मसले मसाइल चल रहे थे, ये वाहिद फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी। क्यों? क्योंकि सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स वैक्सीन बनाने के इन्हीं के हाथ में थे, वैक्सीन बेच ही रहे थे, बाकी दवाइयाँ आपके पास चाहे वाइटामिन हो, ये हो वो हो, सब कुछ ये बेच रहे थे। तो ये वो वाहिद कंपनी थी, ये वाहिद फर्म थी, जेनरे था कंपनीज का फार्मास्यूटिकल, जो कि बंद ही नहीं हुआ। क्यों बंद ही नहीं हुआ? हाई क्यों? आईसीआई, यस आईसीआई, सॉरी अब तो एलसीआई में कन्वर्ट हो गई, वो शायद एलसीआई लिखा है आपने। बहरहाल तो फार्माकोलॉजी। फाइनली जो सबसे आखिरी चीज है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जिसमें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। 2 चैप्टर हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हम बात करेंगे इसकी। एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का एक चैप्टर है जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे डील करता है, और एक चैप्टर हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स है जिसमें हम लोग प्लांट के फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वो भी आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ही का टॉपिक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो होती है कि आपकी बॉडी में बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या समटाइम्स कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी देख रहे होते हैं उनकी रिलेशनशिप में, जो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं या उसका ताल्लुक आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से होता है। डू यू गाइज नो व्हाट अ मॉलिक्यूल इज? मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? पार्टिकल्स। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो क्या है? देखो इसमें ना हमारे पास ये जो है ये एटम है, दिस इज एन एटम, ये एटम है। ये किसका एटम है? ये आपके पास हाइड्रोजन का एटम है। इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इस तरह के होंगे, तस्वीरों में बनाया था ना। ये आपके पास जो है दिस वन, ये आपके पास ऑक्सीजन का एटम है। ये भी एटम है बट ये एटम है ऑक्सीजन का। जब एटम्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, दिस इज नोन एज अ मॉलिक्यूल। ये पानी का मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं इसके अंदर और 1 ऑक्सीजन एटम है, तो ये मिलके पूरा स्ट्रक्चर आपके पास बन रहा होता है। ठीक हो गया? हाँ, एटम्स जब बॉन्ड हो रहे होते हैं, केमिकली बॉन्डेड एटम्स, एटम से मिलके जो स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज नोन एज अ मॉलिक्यूल। अच्छा, गोइंग बैक टू द टॉपिक जिसमें हम आ रहे थे, तो मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, बायोलॉजिकल सेल के अंदर हो रही है, उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। टोटल 15 ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं। 15 ब्रांचेस को एग्जाम्पल समेत दिमाग में रखना है आपने, और कोई लंबी कहानी नहीं करनी, बहुत सिंपल अंदाज में चीजों को समझना है। देखो समझ के चलोगे तो चीजें याद हो जाएंगी बड़ी आसानी से, समझ के नहीं चलोगे तो फिर रट्टा लगाना पड़ेगा। फिर रट्टे लगाने के लिए एंड तक फिर बैठे रहते हैं बच्चे के नोट्स और ये और फलाना। आप लोगों को ऐसा बनाना हमारा मिशन ये है कि आप लोग ऐसे बन जाओ कि हम आपको समझाएं,
आपको बुक से चीजें दिखाएं, क्योंकि एंड में बुक भी बताऊंगा, तो उसमें आपको जो है ना अपने नोट्स आप खुद इतने केपेबल हो जाओ कि आपको पैसे ना जाया करने पड़े किसी के नोट्स के लिए। आप अपने नोट्स खुद बनाने सीख जाओ आराम से, और सिर्फ 9th मैट्रिक के नहीं बल्कि फर्स्ट से सेकंड ईयर के भी। देखो आहिस्ते आहिस्ते ना वक्त गुजरते जा रहे हैं, आप नोट्स की तरफ जाते हो ना, तो नोट्स में क्या होता है कि आप किसी के नोट्स लेते हो ना, नोट्स लेना कोई मसले की बात नहीं है, ले लेने चाहिए, हम भी लेते हैं, थे अपने ज़माने में, बचत होती है, आपका टाइम बचता है। लेकिन होता क्या है कि नोट्स जब आप खरीदने के लिए आते हो तो आपको 3, 4, 5 हज़ार उस वक्त देने पड़ते थे, अब तो और रेट्स बढ़ गए नोट्स के, ठीक है। फिर ये होता है कि नोट्स एक जैसे सबके चल रहे होंगे, भाई आप भी वही सेम नोट्स इस्तेमाल कर रहे हो, आप भी ये कर रहे हो, मैं भी ये कर रहा हूँ, सब एक जैसे नोट्स इस्तेमाल कर रहे हो। मजे की बात क्या होती है कि जब व्हेन यू कम अप विद समथिंग न्यू, अब पेपर चेक करने वाला होगा ना, वो भी देखेगा, बोलेगा यार इसने उसने कुछ नया इस्तेमाल किया, क्योंकि जो पेपर चेक कर रहे होते हैं ना उनको सबके नोट्स का पता होता है कि कौन से इदारे के कौन से नोट्स होते हैं, ठीक है। तो अब ज्यादा चल रहे होते हैं, उनको पता है यार ये सारे एक ही इदारे के बच्चे होंगे, चलो भाई इसको नंबर दे दो, आगे निकालो। बट व्हेन यू कम अप विद समथिंग न्यू, तो उससे एक इम्पैक्ट अलग पड़ता है। और खुद सोचो, जब आप अपने खानदान में बताओ कि हम अपने नोट्स खुद बनाते हैं, आप जो अपने नोट्स खुद बनाओगे ना, तो आप अपने नोट्स बना के सेल भी कर सकते हो, यानी यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू। एक बड़ी ब्रॉड चीज सोची जाए ना, व्हाई शुड वी डिपेंड ऑन समवन एल्स व्हेन यू कैन डू थिंग्स ऑन योर ओन। और सिर्फ अपने ओन पे नहीं कर सकते, बल्कि आप अपना एक पूरा एक सिस्टम बना सकते हो। क्या बेहतरीन नाम होगा, मिसाल के तौर पे कोई बच्चा है, मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मेरा नाम हमजा है, तो मैं बोलूँगा हमजा नोट्स ऑफ 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड सो ऑन, ठीक है ना, या हमजा फोटोस्टेट सेंटर, इस तरह से मैंने अपना बना लिया। अब उसके बाद मेरे नोट्स चलेंगे, किसी और के नहीं, मेरे अपने। तो देखो क्या मैं तुम लोगों को बिजनेस आइडियाज भी दे रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, जो आप लोग ऐसा लग रहा है शार्क टैंक में आए हो, आप लोग छा जाओ टैंक आफ्टर शार्क टैंक, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें कभी कभार मैं बता देता हूँ, तो उसको कभी फॉलो कर लेना, फायदा होगा आपका इसके अंदर, समझ रहे हो। अच्छा भाई आगे चलते हैं, अब एक और चीज पे आ जाते हैं। देखो एक तो ये हो गया कि बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, कि बायोलॉजी कहाँ कहाँ फैली हुई है। एक ये होता है कि बायोलॉजी का दूसरी जो आपके पास जो साइंसेज है ना, उसके साथ क्या इंटरेक्शन है, व्हाट इज द इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजी विद डिफरेंट साइंसेज, डिफरेंट साइंसेज के साथ। अब डिफरेंट साइंसेज कौन कौन सी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इस तरह की चीजें हो गई ना। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स, आप बोलोगे सर बायोफिजिक्स ये क्या होती है, मतलब फिजिक्स के साथ बायो का तो कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं भाई कि आपके पास अल्लाह भला करे वेव्स, इलेक्ट्रॉन, आपके पास थर्मोस्टेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, अजीब गरीब कहानियां होती है फिजिक्स के अंदर, ठीक है भाई। हम तो बोलते हैं वो वाली फिजिक्स पढ़ाओ जो मार्वल यूनिवर्स वाली फिजिक्स है, टाइम ट्रैवलिंग वाली, क्वांटम फिजिक्स वाली, हम कोई मशीन बनाए उसमें हम टाइम ट्रैवलिंग कर जाएं, ठीक है, पोर्टल्स खुल रहे हो, वर्म होल्स, हमें मार्वल्स वाली फिजिक्स पढ़ाओ, ये क्या पढ़ा रहे हो बिला वजह की बिजली बिजली, ऐसे ही है ना। तो हम बोलते हैं भाई फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स के साथ बायो का कॉम्बिनेशन क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। देखो मैंने आगे क्या लिखा हुआ है, लॉज ऑफ फिजिक्स दैट आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। लॉज ऑफ फिजिक्स जिससे हम बायोलॉजिकल प्रोसेस समझ रहे हैं। किसी के पास एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है, हाँ एवेंजर्स वाली जो फिजिक्स है, पोर्टल्स खुल रहे हैं, एंटमैन की तरह हम क्वांटम लेवल पे जा रहे हैं, और लाइक मल्टीपल यूनिवर्सेस, इस तरह की बातें कर रहा हूं मैं। खैर मैं कह रहा हूं कि किसी के दिमाग में बायोफिजिक्स की कोई एग्जाम्पल है कि हम फिजिक्स को बायो के साथ मिला के क्या कुछ कर सकते हैं। चलो दिमाग लगाओ अपने, शाबाश, देखते हैं भाई कहां तक पहुंचते हो तुम लोग। मुझे लग रहा है एक आध का जवाब आ जाएगा। सर डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजी। ओके, ओह अरे बॉम, अरे वाह, हाँ देखो मुगीज ने कहा अल्ट्रासाउंड, अब्दुल हादी ने कहा रेडियो लेबलिंग, अंशरा ने कहा कॉन्टेक्ट लेंसेज, हसन ने बड़ी खतरनाक बात कर दी बॉम। बॉम का इंसान से क्या ताल्लुक है, अच्छा मारने के काम में इस्तेमाल आएगा, ऐसे ही ना। हम हसन बेटा क्या सोच के बोला था, ये काउंटर स्ट्राइक खेल लेते, ये बॉम्ब कहां से आ गया। मूवमेंट ऑफ मसल्स का, अच्छा हाँ, अच्छा एक एक करके जरा मैं बात समझाता हूँ। पहले कॉन्टेक्स्ट लेंसेज समझ लो, आंख खराब है आपकी, दिख नहीं रहा, ऐसे मेरा मसला है, ओह चश्मा उतार दिया, सब कुछ ब्लर दिख रहा है। बट इफ आई एम गोना वेयर एन कॉन्टेक्ट लेंस, तो कॉन्टेक्ट लेंस मुझे हेल्प करेगा बेसिस पे ये देखने के लिए कि भाई मुझे मसला किस चीज से हो रहा है। अगर मिसाल के तौर पर मैंने चश्मा रिमूव कर दिया और मुझे दूर की नजर देखने में मसला है,
तो इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करूंगा जो या तो कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, जो भी मामला आपके पास होते हैं। तो ये फिजिक्स को यूज किया अपने पास, अपने यूज में लाने के लिए। अल्ट्रासाउंड में क्या है, वेव्स आ रही हैं आपके पास, और वेव्स भी ऐसी वेव्स आ रही हैं जो कि हार्ड स्ट्रक्चर को क्रॉस करते हुए सॉफ्ट स्ट्रक्चर की तस्वीरें आपको बना के दे देती हैं। एक्सरे, इसका उल्टा एक्सरे है। अल्ट्रासाउंड में हम सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स को देखते हैं ना, अंदर के बॉडी के ऑर्गन्स को। एक्सरे में हम हार्ड स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स को नहीं देखते। सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स में आप कभी नहीं देखोगे एक्सरे के अंदर आपका जो फेफड़े नजर आ रहे हैं, मैदा नजर आ रहा है, नहीं, बोन्स नजर आएंगे बिकॉज दे आर हार्ड एंड डेंस। तो वेव्स को यूज कर रहे हैं हम अपनी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करने के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे में से ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी? अगर एनर्जी के बेसिस पे देखूं तो अल्ट्रासाउंड और एक्सरे में से ज्यादा पावरफुल एनर्जी किसकी होती है? एक्सरे की एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए कहते हैं एक्सरे कम से कम कराया करो, क्योंकि उसकी रेडिएशन आपके सेल्स को डैमेज कर सकती हैं। तो एक्सरे ज्यादा आपके पास पावरफुल होता है, ठीक हो गया ना। इसके अलावा जिक्र किया, मेरे ख्याल में अब्दुल हादी ने जिक्र किया, शायद गलत नाम ना ले दिया हो मैंने, रेडियो लेबलिंग का। डू यू गाइस नो व्हाट रेडियो लेबलिंग इज? रेडियो लेबलिंग पता है क्या होती है? नहीं पता? रेडियो लेबलिंग मैं बताता हूं। मिसाल के तौर पे मुझे आप लोगों ने केल्विन साइकिल पढ़ी है? केल्विन साइकिल नाम सुना है? केल्विन साइकिल का फॉसिल का पता कार्बन डेटिंग से लगाते हैं, रेडियो लेबल से भी करते हैं, लेकिन वो बड़ा कम इस्तेमाल होती है वो चीज। आप लोगों ने केल्विन साइकिल नहीं पढ़ी? अच्छा, मिसाल के तौर में आपको एक चीज बताता हूं। हमारी बॉडी के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। हमारी बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं ना। कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। मिसाल के तौर पे मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि कोई दवाई मैंने खाई है वो, या कोई दवाई मैंने सेल को दी है, वो दवाई सेल के कौन कौन से पार्ट में जाती है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट में आती है। अब सेल ये रहा, मैंने दवाई डाल दी उसके अंदर, अब मुझे क्या पता वो दवाई कहाँ कहाँ जा रही होगी। तो दवाई के अंदर अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ना, तो उनमें से मैं किसी एक एलिमेंट को पकड़ूंगा और उस एलिमेंट को रिप्लेस करवा दूंगा विद रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मिसाल के तौर पे कार्बन का भी एक रेडियो एक्टिव आपके पास जो है ना वो लेबल मिलता है, कार्बन मैंने इस्तेमाल कर दिया। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने पास से रेडिएशंस निकालता है। मैरी क्यूरी का नाम सुना है? नेटफ्लिक्स के ऊपर उसकी सीरीज भी आई है मैरी क्यूरी की। डू यू गाइस नो अबाउट मैरी क्यूरी? बड़ी मशहूर साइंटिस्ट थी जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काम किया था। नहीं पता? हाँ पता है। तो मैरी क्यूरी के पास भी यूरेनियम था और प्लूटोनियम थे, मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे जो वो अपने दराज में रखती थी, इस तरह से जैसे कोई पत्थर वत्थर रखा हुआ है। रेडियम था उनके पास, यस। जैसे हम आमतौर पे जो अंगूठी के पत्थर वत्थर रख लेते हैं ना अपने पास, कि इससे जो है शगुन और शुभकामनाएं में मिलेंगी, तो उन्होंने भी अपने पास रेडियम रखा हुआ था ऐसी। वो रेडिएशंस निकालता रहता तब भी रेगुलर बेसिस पे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का खतरा यही होता है कि वो रेडिएशंस निकालते हैं और वो आपकी बॉडी को जाके डैमेज कर सकता है। बड़ी खतरनाक चीज होती है ये। अब मेरी बात समझो, तो हमने कार्बन को, नॉर्मल कार्बन को दवाई के अंदर रिप्लेस कर दिया विद रेडियो एक्टिव कार्बन। अब क्या होगा कि जहां जहां वो आपके पास जाएगी ना दवाई, कार्बन भी वहां जाएगा और कार्बन अपने पास से वो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस पे कर रहा होगा। अब हमें क्या होगा, हम डिटेक्ट कर लेंगे कि हमारे पास वो रेडिएशंस कहाँ से रही हैं। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है, अच्छा साइटोप्लाज्म से आ रही है, अच्छा सेल मेम्ब्रेन से आ रही है, इसका मतलब है दवाई वहां पहुंची भी है। तो रेडियो लेबलिंग से हम ट्रेस कर लेते हैं किसी भी एलिमेंट की प्रेजेंस को इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। वो हमारी मर्जी का भी हो सकता है कि हम अपनी मर्जी से जानबूझ के ऐसा स्ट्रक्चर इंड्यूस करवाएं ताकि हमें वो कोई एलिमेंट इंड्यूस कराएं ताकि हम उसको ट्रैक नाप सकें कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। मगर इससे कैंसर का इलाज भी किया जाता है। रेडियो एक्टिव कुछ रेडिएशन यूज की जाती हैं, लेकिन बड़ी नपे तुले अंदाज से, कि वो आपके सेल्स को उनसे किल किया जा सके। तो कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं रेडियो लेबलिंग की, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये आपकी इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास, मैं अगर आप में से किसी को कहूं कि बेटा आपको जो है वो हम चांद पे भेज रहे हैं, आप लोग जाओगे? कोई जाएगा? कोई है जिसको शौक हो चांद पे जाने का? हाँ चले। अंशरा बोली मैं जाऊंगी, फातिमा बोली सर मैं भी जाऊंगी, हसन भी बोला, सब जा रहे हैं भाई, सब जा रहे हैं। अच्छा चलो। अच्छा, अगर हम आपको भेज रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बाहर चांद पे, पहले पाकिस्तानी बच्चा
9th क्लास का जो कि चांद पे जा रहा है, मैं आपसे बोलूं बेटा आपने ना जितने भी एस्ट्रोनॉट के सूट है ना वो नहीं पहन के जाना, आप जाओगे? फिर कौन जाएगा? मैंने कहा आपने एस्ट्रोनॉट वाला सूट जो होता है पूरी, अरे वो पहन के नहीं आना, हम आपको ऐसी यूं फेंकेंगे और स्पेस शटल आपको जो है ना स्पेसशिप ऐसी ऊपर से ड्रॉप कर देगी, आप जाके चांद पे बैठ जाइएगा, क्या टेंशन है? आप बोलोगे मैं नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाओगे? हैदर कह रहे मैं फिर भी जाऊंगा। ओहो हो, मुझे लग रहा है हैदर जो है वो प्लेनेट क्रिप्टॉन से आए हैं और उनको उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा इसका, बाकी लोग अर्थ के हैं तो अर्थ के लोगों पर फर्क पड़ेगा। उस वहाँ ऑक्सीजन नहीं है और एक और पता है क्या चीज़ नहीं है वहाँ पर? प्रेशर, जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना वो नहीं है वहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है वहाँ पर। अगर आप समंदर की तह में अंदर जाना शुरू करो, जहाँ टाइटैनिक है, टाइटैनिक जहाँ डूबी हुई पता है ना, वहाँ पर टाइटैनिक जहाँ पर है वहाँ पर हमारे पास एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर आप कुछ मिली सेकेंड्स के लिए भी अपने कैप्सूल से लोहे के बाहर निकलोगे ना, पिचक जाओगे इस तरह से करके। क्यों? क्योंकि पानी का प्रेशर इतना है कि पानी आपको पिचका देगा। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे आप आसमान की तरफ जाते आते हो ना, पहाड़ियों से ऊपर निकल के जा रहे हो आसमान की तरफ ऊपर, वैसे वैसे एयर कम होती जाएगी तो एयर का प्रेशर कम होता चले आता है आपके ऊपर। ये कई साल पहले, बहुत पहले किसी बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें क्या था, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जरा सुनना ये बात, आपको बायोलॉजी का मसला समझ में आएगा कि बायोलॉजी का इसमें क्यों अमल दखल डाल रहा हूं मैं। उस आदमी ने अपने साथ कुछ मतलब हॉट एयर बलून वगैरह अटैच करवाया और वो भाई साहब उड़ते चले गए आसमान की तरफ, जा रहे लोग देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वो कुछ घंटों के बाद दोबारा वापस नीचे आ रहा है हॉट एयर बलून, और उसमें जो है वो जो भी अंकल थे वो जो जा रहे थे उनकी जो है डेड बॉडी लटकी हुई थी। अब उस लोगों ने पुराना वक्त है तो लोगों ने कहा कोई बलाएं जो थी वो आ गई, कोई जिन्नात विन्नात ने इनको मंच मार दिया। ऐसा नहीं हुआ था। पता है क्या हुआ था? हम जब इस वक्त इस सी लेवल के ऊपर मौजूद है ना, तो हमारी बॉडी के ऊपर जितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है हवा का वेट पूरा, हमारे अंदर से जो ब्लड है ना वो उतना ही प्रेशर बाहर की तरफ अप्लाई कर रहा है, तो चीजें इक्विलिब्रियम में मेंटेन्ड है। जब हम पानी में इतना अंदर चले जाएंगे कि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ब्लड का प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएगा बाहर के लिए प्रेशर को, बाहर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, और बाहर का प्रेशर अंदर हमें दबा रहा है, तो हम बैलेंस में हैं बीच में। अगर बाहर का प्रेशर इतना बढ़ जाए कि अंदर का ब्लड का प्रेशर बाहर के प्रेशर को कोइंसाइड ना कर पाए तो हम पिचक जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? और अगर हम इतना ऊपर चले गए कि हमारे पास बाहर का प्रेशर ही नहीं है और अंदर से प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या होगा? सारी नसें फट जाएंगी, नाक और कानों से खून निकलना शुरू हो जाएगा, मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका इतना, वो तो एक नॉर्मल लेवल पे होगा ना, लेकिन नॉर्मल लेवल एट सी लेवल। आप यहाँ से ऊपर जाओगे जहाँ एयर प्रेशर ही नहीं है, कान फट जाएंगे आपके प्रेशर की वजह से और खून बहना शुरू हो जाएगा नाक से, क्योंकि वहाँ ऊपर प्रेशर नहीं है आपके पास। उन अंकल के साथ भी हुआ था जो बारे में उड़ के गए थे। ठीक हो गया ना? तो अब देखो क्या मसला है, अगर हम आपको मून पे लैंड करवा देते हैं विदाउट एनी एस्ट्रोनॉट सूट, तो जो प्रेशर आपके पास है ना बिल्कुल जो खत्म हो जाएगा वहां जाके, क्योंकि वैक्यूम है ना, एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो सांस लेना तो दूर की बात है। चलो उसके साथ आईसीयू का वो जो पूरा वेंटिलेटर सिस्टम होता है लटका के ले चले अपने साथ, लेकिन उस बाहर के प्रेशर का क्या करोगे जो प्रेशर ही नहीं है? जब बाहर प्रेशर नहीं है तो बॉडी प्रेशर मारेगी बाहर की तरफ, और जब बॉडी बाहर प्रेशर लगाएगी तो आपका वही होगा, कान वान फट जाएंगे, कान के पर्दे फट जाएंगे, नाक से खून बहने लगेगा, और बॉडी में आपके पास सारी अंदर जो है वो नील पड़ जाएंगे और अंदर अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, आप मर जाओगे। ठीक है, तो ये डेथ इनएविटेबल होगी। फिर दूसरा मसला ग्रेविटी का, बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपने आप को। चलो ग्रेविटी का कुछ ना कुछ तोड़ निकाल लें। हमारे अर्थ के ऊपर ओजोन लेयर है, नाम सुना है ना ओजोन का? ओजोन लेयर का नाम सुना है? जो हमें प्रोटेक्ट करती है सोलर रेडिएशन से, है ना? उस मून के ऊपर वो भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली सूरज की शुआओं के और रेडिएशन के सामने होंगे। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, बॉडी में सेल्स रप्चर होने लगेंगे, और ज्यादा अगर सोलर रेडिएशन मिलेंगी तो उससे कैंसर हो जाएगा। यस मुगीज, वो आपके पास O3 होता है, वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं हमें, O3 यानी जो आपकी ओजोन होती है। जब मून के ऊपर वो नहीं है तो गए काम से। अब देखो ये सारी चीजें क्या है, ये रेडिएशन जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओजोन रेडिएशंस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है ना, प्रेशर डेंसिटी। इसके अलावा हमारे पास जो हमने सारी बातें की हैं, अल्ट्रा वायलेट, ये अपना अल्ट्रासाउंड की, एक्सरे की, रेडियो लेबलिंग की, ये सारी चीजें क्या है, फिजिक्स की एप्लीकेशंस ऑन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। इन सब चीजों को हम पढ़ते हैं बायोफिजिक्स के अंदर। इसका मतलब ये कि फिजिक्स से हम जान छुड़ा भी लें तब भी हम जान नहीं छुड़ा सकते।
मेरी चूंकि अपनी फील्ड एक है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, प्लांट्स के बारे में हम लोग काम करते हैं, तो हमारे पास अच्छी खासी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होती है। उसमें क्या होता है, हम प्लांट के ऊपर क्लिप लगाते हैं, कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कभी जब बायोलॉजी की बायोएनर्जेटिक्स पढ़ेंगे तो मैं दिखाऊंगा हम लोग कैसे काम करते हैं। हम पौधे के पत्ते के ऊपर ना क्लिप लगाते हैं, छोटा सा क्लिप, उसके बाद एक मशीन अटैच होती है। इसको मशीन का वर्थ जो है ना जर्मनी से मंगवाएंगे अगर DOT लगने के साथ, तो वो पड़ जाएगी आपको 3 से 4 करोड़ की, ठीक है ना। तो 3 से 4 करोड़ की मैं सुपरा खरीद सकता हूँ, लेकिन वो खैर यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है तो क्या करें। तो वो क्लिप लगाते हैं उसके साथ हम लोग, और क्लिप से हमें रीडिंग्स मिलती हैं कि हमारे पास जो पत्ता है वो कितनी ऑक्सीजन निकाल रहा है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, कितनी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कितनी लाइट रिएक्शन हो रही है, कितनी कार्बन फिक्स हो रही है, सारे रिएक्शंस बताते हैं वो क्लिप लगा के। और वो क्लिप पता है कैसे काम करता है, उस क्लिप के साथ एक लाइट जारी होती है, लाइट पड़ती है यूं करके, जैसे लेजर बीम होती है ना, लेजर बीम वैसी। वो लेजर बीम से के सामने से जितने मॉलिक्यूल गुजरते हैं ना ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, वो उन सबको नोट डाउन करके आपको रीडिंग बता रहा होता है। ये जो मशीन हम बनाते हैं ना जिसमें से लेजर निकल रही होती है, उसको हम कहते हैं आपके पास इरगा, IRGA। इरगा का फुल फॉर्म होता है इंफ्रारेड गैस एनालाइजर। इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करते हैं लेजर की फॉर्म में, ऐसे 2 लेजर जाती हैं और उसके सामने से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल गुजरता है ना, वो उनके स्ट्रक्चर को नोट करके उसकी बेसिस पे डिफरेंट करके बता देता है कि इतने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स गुजरे हैं, इतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स गुजरे हैं। ये जो पूरी मशीन बन रही है ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए बन रही है, लेकिन ये कौन सी साइंस इस्तेमाल होकर बन रही है, ये फिजिक्स को इस्तेमाल करके हम बनाया है हमने। तो आप फिजिक्स से जान छुड़ाना चाहो तब भी नहीं छुड़ा सकते। तो ये इस तरह की चीजें आपके पास चल रही होती हैं। आगे चलते हैं जरा इससे। बायोमेट्री मैथ्स और तकरीबन समझो कि बायोलॉजी साथ साथ मिला के हो रहा है। मैथ्स और बायोलॉजी साथ साथ कैसे मिलके काम चलाते हैं जरा ये भी समझ लेना। हम कह रहे हैं डेटा की कलेक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। आप लोग नेशनल ज्योग्राफी देखते हो, नेशनल ज्योग्राफिक, एनिमल प्लैनेट, इस तरह की चीजें। उसमें आपने एक चीज नोट की होगी कि जो रेंजर्स होते हैं ना, अफ्रीकन सफारी के रेंजर्स, वो क्या करते हैं, उन्होंने ना कुछ कॉलर्स लगाए हुए होते हैं, टैगिंग की हुई होती है जानवरों के ऊपर। वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे वो जाके उसको ट्रैंकुलाइजर शॉट देते हैं शेर को, शेर पड़ा जाते हैं यूं करके, वो जाते हैं फिर उसके पास से कुछ सैंपल्स लेते हैं, फिर उसके वो रेडियो मीटर्स वगैरह होते हैं, उनके पास डिस्क लगी हुई होती है, सैटेलाइट डिस्क, वो उससे सिग्नल्स कैच करते हैं, उसको ट्रेस करते हुए जाते हैं। ये जो उन्होंने ट्रैकर लगाए हुए होते हैं ना जानवरों के ऊपर, ये इसलिए लगाए हुए होते हैं ताकि उनका नंबर कैलकुलेट कर सकें, कितने आपके पास थे, अब कितने हो गए, उसकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, उसके साथ बच्चे कितने हैं, उसका पूरा ग्रुप कितना बड़ा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अकेला हो गया हो। ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग आमतौर पे बायोमेट्री में चेक कर रहे होते हैं, कलेक्शन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डाटा की, और उसके बाद उसकी एनालिसिस करते हैं कि उसकी पॉपुलेशन बढ़ी या कम हुई है। तो यहाँ पर मैथ्स का इस्तेमाल हो रहा है आपके पास बायोलॉजी के अंदर। फिर हम चलते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? आपके पास कार्बोहाइड्रेट, शुगर का बनना पौधे के अंदर, फैट्स का बनना, जो भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके जो है बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहा हो, मिसाल के तौर पे ग्लूकोज का बनना, मुगीस ने कहा ग्लूकोज का बनना या टूटना सारा बायोकेमिस्ट्री है। अच्छा, नर्व इंपल्स जानते हो किसको कहते हैं? नर्व इंपल्स आपके पास इस साल नहीं अगले साल होगी। नर्व इंपल्स के मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मेरी बात सुन रहे हो, ब्रेन के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये सारे बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, बायोजियोग्राफी पे आ जाओ, फिर बस क्लास को एंड कर रहा हूं आज की क्लास को, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, सुकून से करके करेंगे। बायोजियोग्राफी, कौन सा जानवर, कौन से ऑर्गेनिजम्स किस जगह पे रह रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है मुख्तलिफ जियोग्राफिकल पोर्शन में। मिसाल के तौर पे पेंगुइन आपको अफ्रीका में नहीं मिलेगी। पेंगुइन कहां होती है? पेंगुइन कहां होती है? पेंगुइन एंटार्क्टिका में। अच्छा, आपको पोलर बेयर पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। पोलर बेयर भी कहां मिलेगा? वो नॉर्थ पोल की तरफ मिलेगा, आपके अमेरिका के बिल्कुल ऊपर की तरफ, कनाडा के नॉर्थ की तरफ या रशिया के नॉर्थ की तरफ। पांडा आपको चाइना में मिलेगा। ठीक हो गया ना? इसी तरह से हमारे पास जो जैगुआर्स हैं, जैगुआर पता है क्या होता है? जैगुआर अफ्रीकन लाइन अफ्रीका में मिलेगा। जैगुआर्स आपको मिलेंगे खासतौर पे ब्राजीलियन रीजन्स के अंदर,
वो जो लेपर्ड की तरह, वन ऑफ माई फेवरेट फीलाइंस, कैट फैमिली मेरे पसंदीदा एनिमल्स में से एक है जैगुआर, बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इट कैन स्विम, इट कैन क्लाइम, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइट। हालांकि छोटी बिल्ली होती है वो, लायन और टाइगर इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन जैगुआर होता है अच्छा खासी मजबूत, और कभी आप उसको देखो तो उसके वो क्रोकोडाइल्स को भी, एलिगेटर्स को भी, केमन्स को भी पानी में से खींच के निकाल लेते हैं। हालांकि पानी क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स का अपना ग्राउंड होता है, उसको उनकी अपना होम ग्राउंड होता है, वो वहां से भी घुस के उनको खींच के निकाल लेता है। तो जैगुआर्स आपको मिलेंगे ब्राजील के अंदर या अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के अंदर। तो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये हम पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? आखिरी बात कर लेते हैं, बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह से इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, उसको हम बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे मीट सबसे अच्छा किससे मिलेगा? गाय से मिल सकता है, सबसे अच्छा गोट का होता है, लेकिन महंगी है, कम तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भैंस को पकड़ो भाई, भैंस और गाय को पकड़ो, इनका गोश्त इस्तेमाल करते हैं, तो जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, साइज में बड़ा होता है, तो सेल आपके पास एक गाय से ज्यादा हो जाएगा। अगर हम एक बकरे को इस्तेमाल करेंगे तो एक बकरा जो है ना उसका गोश्त कम निकलेगा, गाय का गोश्त ज्यादा निकलेगा, तो इसको इस्तेमाल करो, इकोनॉमिकली फीजिबल है। मछली की बात कर लें, अब आप देखो, आप शादियों में जाते हो, कराची वालों से खास तौर पे बात कर रहा हूँ क्योंकि जो इंटीरियर सिंध वाला बंदा है उसको तो फ्रेश मछली मिल जाती है, बेहतरीन वाली मिल जाती है, पल्ला वल्ला मिल जाती है ना वहां पर। लेकिन जो कराची वाला बंदा है, अगर वो किसी की शादी अटेंड करता है ना, तो कराची वाले की शादी के अंदर अनटिल अनलेस के वो खुद मेन्यू में डलवाए, कराची वाले की शादी के अंदर आपको कोई अच्छी मछली नहीं मिलेगी। वो आमतौर पे कोई ऐमी मछली होती है जिसको आमतौर पे फ्राई करते हैं, अनटिल अनलेस कि आप मेन्यू में खुद खड़े होकर बनवाओ। यस, फिंगर फिश इस्तेमाल करते हैं। अब आप इकोनॉमिकली देख रहे हो, फिंगर फिश जो है ना सस्ती है और ज्यादा फ्राई हो जाएगी, ज्यादा बन जाएगी और हमारा पैसा बच जाएगा। ये इकोनॉमिकल बायोलॉजी के अंदर, ये बायो इकोनॉमी के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं। लो क्वालिटी चीज कम पैसों में ज्यादा बिक जाती है आपके पास, ठीक हो गया? तो ये वाली चीज हमारे पास होती है, इसको हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक? तो बायो इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमी की बेसिस पे कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे अच्छा है, कौन सा बुरा है, उसको हम आमतौर पे देख रहे होते हैं। आप कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि हम जो है ना वो टूना फिश, ठीक है, या पापलेट, ठीक है, या सुरमई आप शादी में खिला रहे हो किसी को, कभी कोई नहीं खिलाएगा, इतनी महंगी है वो। तो आप कोशिश करते हो कि इकोनॉमिकली कोई सस्ती चीज पकड़ो और उसको लपेट के बंदे को खिला दो, लोग मछली का भी वो मिल जाए, ट्विस्ट मिल जाए, और जो है वो आपका नाम भी बन जाए, पैसा भी बच जाए आपका। तो इकोनॉमी में हम बेसिकली ये सारी चीज देख रहे होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये आपके पास ये फर्दर वो ब्रांचेस थी बायोलॉजी की जो साइंस बायो के रिलेशनशिप में होती हैं। आज के लिए क्लास को मैं फिलहाल यहीं तक रोक रहा हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मुलाकात करेंगे तो इसको वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे चैप्टर को, फिर इसकी कुछ और एक्स्ट्रा बातें भी करेंगे। स्लो लेके चलना इसलिए मैं पसंद करता हूं ताकि हम सब जो है ना तमीज से चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप में से बहुत सारों के लिए पहली बार है, ये पहली बार है बहुत सारी चीज़ें, तो उसको समझना, रिलेट करना, उसमें टाइम लगता है। ठीक हो बच्चों? तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।